हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डो टू स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे आईसीएसई क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इस चैप्टर पे ये हमारा पहला वीडियो है और इसी वीडियो के साथ हम ये चैप्टर को पूरा कंप्लीट कवर करेंगे। ओके, तो ये चैप्टर आपके सेमेस्टर 2 एग्जाम्स में आने वाले हैं। सेमेस्टर 2 एग्जाम के सिलेबस की बात करें देन मैं ऑलरेडी द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द राइज ऑफ डिक्टेटरशिप कवर कर चुकी हूँ। ओके, तो आज के वीडियो के साथ हम ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर को भी कवर कर देंगे। इसी तरह से हम आगे भी हिस्ट्री और सिविक्स के चैप्टर को कवर कर देंगे। और अगर ज्योग्राफी की बात करें देन एज यू ऑल नो ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि ज्योग्राफी के भी चैप्टर्स पढ़े मेरे चैनल से देन यू कैन डेफिनेटली वॉच देम। Okay, so without wasting time, let's get started. So, इस चैप्टर से बहुत सारे पोर्शंस डिलीट कर दिए गए हैं आपके एग्जाम्स के लिए, isn't it? तो इसी वजह से आप देख पा रहे हैं कि ये चैप्टर से आपको अपने एग्जाम्स के लिए बस कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 ही पढ़ने हैं एंड दैट टू ये जो थर्ड कॉज है पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट ये भी रिमूव्ड है। ओके, बट जस्ट मैं लिखने के लिए लिखती हूँ, अंडरस्टूड। बाकी जो भी है आपका मीन्स जो हिरोशिमा नागासाकी में जो अटैक हुआ देन कॉन्सिक्वेंसेस ये सब आपके सिलेबस से हटाया गया है। सो there is not much for you to study from this chapter as it used to be earlier, understood? So let's get started. Okay, तो पहले चैप्टर यानी कि अगर हम सेमेस्टर 2 की बात करें देन हमारा फर्स्ट चैप्टर है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो आई होप कि आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और राइज ऑफ डिक्टेटरशिप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। तो आप देखें कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो 1914 से 1918 तक चला और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1918 में एंड हुआ तब एक ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स साइन हुआ। ओके, एंड एज पर द ट्रीटी जर्मनी वॉज मेड गिल्टी ऑफ द वॉर, इजंट इट? और जर्मनी को इसी वजह से बहुत सारे अपने कंट्रीज को देने पड़े, उसका बहुत सारे कॉलोनियल टेरिटरीज उसके हाथों से निकल गया और बहुत सारे पेनल्टीज सब देने पड़े। ये सब आप देख चुके हैं। देन उसके बाद वाला जो चैप्टर है वो है हमारा राइज ऑफ डिक्टेटरशिप। इसमें आप देखिए कि फैसिज्म और नाजिज्म इस तरह के दो पार्टीज, इस तरह के दो पॉलिटिक्स जो है वो जर्मनी और इटली में ग्रो हो रहा था और नाउ वो जर्मनी एंड इटली वे अंडर द कंट्रोल ऑफ फैसिस्ट एंड नाजिस्ट जिनका एक ही गोल था और यू कैन से जिनके जो बिलीव्स है उसमें बहुत सारे सिमिलरिटीज थे। वन ऑफ देम इज डिक्टेटरशिप एंड एग्रेसिव नेशनलिज्म, इजंट इट? सो ये दो मेन सिमिलरिटी है बिटवीन द बिलीव्स ऑफ फैसिस्ट एंड नाजिस्ट। तो अब मैं ये सब क्यों बोल रही थी? मैं ये सब इसलिए बोल रही थी बिकॉज दीज वे द कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। ऑल्दो हर वॉर के लिए एक इमीडिएट कॉज होता है, एक इमीडिएट कॉज जिसकी वजह से वो वॉर तुरंत तभी हो जाता है, इजंट इट? बट ये इमीडिएट कॉज तक पहुंचने से पहले ऐसे बहुत सारे कॉजेज होते हैं जो एक स्टेट ऑफ टेंशन, जो एक स्टेट ऑफ वॉर तक लेकर आता है, अंडरस्टूड? मीन्स दीज कॉजेज लीड टू द वॉर एंड अल्टीमेटली एन इमीडिएट कॉज कम अप विच लेड टू द ब्रेकिंग ऑफ द वॉर, अंडरस्टूड? तो ये है बात। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट हमारा कॉज है डिससैटिस्फैक्शन विद ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। यस, ऐसा ही सेट हमारा वर्ल्ड वॉर 1 एंड हुआ था ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को साइन करने के बाद। अब ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स विनिंग कंट्रीज ने बनाया था, तो इसी वजह से बहुत सारी चीजें थे जो हमारे लूजिंग कंट्रीज को पसंद नहीं आया था। इनफैक्ट ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के थ्रू द विनिंग कंट्रीज वर टेकिंग रिवेंज, इजंट इट? क्योंकि जर्मनी को बहुत बिग अमाउंट्स को रिटर्न करने के लिए पेनल्टी के फॉर्म में देने के लिए कहा गया था। सो लेट अस रीड द पैराग्राफ वंस देन आई विल एक्सप्लेन इट in detail. Okay, so
The Treaty of Versailles, by which the First World War came to an end, created more problems than it solved. The treaty demanded annexation of German territories and creation of many states. This sowed the seeds of bitterness and conflict. In fact, this treaty was based on the spirit of revenge and Germany was forced to sign the treaty. इतना मैं ऑलरेडी आपको कह चुकी हूँ. मीन्स ये ट्रीटी साइन करके जर्मनी वॉज फोर्स्ड टू गिव अवे मेनी ऑफ इट्स टेरिटरीज. अंडरस्टूड? All the German colonies were forcibly taken away from her and she was divided into two parts for the benefit of Poland. Okay? तो जितने भी कॉलोनीज थे, जितने भी कॉलोनीज जर्मनी के अंडर थे, वो सब जर्मनी के कंट्रोल से अभी निकल चुके थे एंड दे वे आइदर इंडिपेंडेंट और वे अंडर द कंट्रोल ऑफ सम अदर कंट्रीज. अंडरस्टूड? एंड जर्मनी was divided into two parts. क्यों two parts में डिवाइड किए? ताकि पोलैंड का फायदा हो. पोलैंड का फायदा कैसे होगा? So by dividing Germany into two parts, Poland was given a land route. Understood? एक रास्ता देने के लिए, पोलैंड को एक रास्ता देने के लिए जर्मनी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था. डिवीजन हो रहा है मीन्स अगेन जो स्ट्रेंथ है उनका, जो यूनिटी है उसमें फिर मीन्स जो स्ट्रेंथ और यूनिटी वो फिर से लेसन हो रहा है. एंड फर्दर मोर इट्स ऑब्वियस कि कोई कंट्री को अगर डिवाइड किया जा रहा है देन द पीपल ऑफ दैट कंट्री, द लीडर्स ऑफ दैट कंट्री वुड बी really unhappy about this, isn't it? So and furthermore she was burdened with huge war indemnity which she could never pay. Means बहुत डॉलर्स उनको मीन्स जर्मनी को फाइन के तौर पे देना था. Isn't it? As per the Treaty of Versailles. अगर आपको याद नहीं है देन आप एक बार जाकर Treaty of Versailles पढ़ के देखेंगे. Understood? Her military power was reduced because there were restrictions on that too. Isn't it? And this humiliation gave rise to the spirit of revenge. And Germany started looking for an opportunity to do away with the harsh treaty. But this was not possible without an aggressive policy and armaments. Hence, the war became inevitable. तो इतना सारा जो ग्रीवेंसेस जर्मनी को झेलना पड़ा, तो इसी के वजह से जर्मनी में या फिर जर्मनी जो है वो रिवेंजफुल हो गया. And it was sure that it will wage a war against these countries. Understood? Now the second cause is rise of fascism and Nazism. So fascism और Nazism के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं राइज ऑफ डिक्टेटरशिप वाले चैप्टर में. ओके, तो वो चैप्टर जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी देन मैं बस उतना ही पोर्शन एक्सप्लेन कर रही थी जो आपके सिलेबस में है, दैट इज सिमिलरिटी बिटवीन द बिलीव्स ऑफ फैसिस्ट एंड नाजिस्ट. बट आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप एक बार एटलीस्ट मिनिमम एक बार वो पूरे चैप्टर को रीड करें. सिमिलरली ये चैप्टर में भी जो इम्पोर्टेंट या फिर जो पोर्शन सिलेबस में है वही बस मैं पढ़ा रही हूँ. बट आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि आप एटलीस्ट एक बार पूरे चैप्टर को रीड करें. अंडरस्टूड? ओके, so let's come to rise of fascism and Nazism. तो जो फैसिस्ट और नाजिस्ट ग्रुप थे they believed in aggressive nationalism, that is to love only one's own country and hate all other countries. Understood? And furthermore उनका belief था dictatorship में, democracy में नहीं था. Understood? So what happened? ये जो extreme nationalism जो इटली और जर्मनी में मीन्स चल रहा था लोगों के मन में, इसी वजह से they led to the war. Okay, so let's see how. Yes, the rise of extreme nationalism in Italy and Germany in the form of fascism and Nazism respectively contributed to the causes which led to the Second World War. Italy wanted to revive the glory of the old Roman Empire. She joined the Anti-Comintern Pact in 1937 and formed a 10-year alliance with Germany in 1939 to strengthen her position. तो इटली का जो पुराने टाइम में उसका जो स्ट्रेंथ था, उसका जो ग्लोरी था, वो ग्लोरी को इन्हें फिर वापस लाना था. उनके कंट्री को उन्हें उतना ही सुंदर, उतना ही ताकतवर बनाना था जितना वो पहले था. इसी वजह से वो लोग एक एंटी कमिंटन पैक्ट, क्या है
इसी वजह से वो लोग एक एंटी कमिंटन पैक्ट ज्वाइन किए in 1937 and formed a 10 years alliance. अलायंस का मतलब क्या है? मीन्स अ ग्रुप. ओके, एक 10 ईयर के लिए ग्रुप फॉर्म किए विद जर्मनी. अंडरस्टूड? ग्रुप या एसोसिएशन यू कैन से. अंडरस्टूड? विद जर्मनी इन 1939 टू स्ट्रेंथन हर पोजिशन. मीन्स और एक कंट्री के साथ वो लोग मिल रहे हैं. मीन्स उनका जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ रहा है. इजंट इट? देन furthermore मुसोलिनी एस्टेब्लिश्ड डिक्टेटरशिप इन इटली. ऑब्वियसली क्योंकि इटली के लीडर कौन थे? था मुसोलिनी थे. सो ही एस्टेब्लिश्ड डिक्टेटरशिप. ही अपोज द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स. जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के हिसाब से उन्हें जो सब करना था, मुसोलिनी सेड अ बिग नो टू देम. अंडरस्टूड? एंड इटली डेमोन्स्ट्रेटेड हर imperialistic designs by attacking Abyssinia. जो इटली का जो स्ट्रेंथ था, इटली का जो पावर था, वो सब वो दिखाए. कौन से वॉर में? बाय अटैकिंग एबिसिनिया. अंडरस्टूड? बाय अटैकिंग एबिसिनिया इट शोड ऑल हर स्ट्रेंथ. The League of Nations failed to take any action against Italy, which exhibited the weakness of the League. इसी बीच हम पढ़े थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हमारा एक लीग ऑफ नेशंस भी फॉर्म हुआ था. सो हियर जस्ट आई सेड कि इटली जो है वो एबिसिनिया को अटैक करके अपना पावर को डिस्प्ले किया, अपना पावर को पूरे वर्ल्ड के सामने रखा. Isn't it? So here you should think कि एक वॉर हो रहा है, then there is a peace, then there is an organization which is formed to maintain peace, that is League of Nations, but it was unable to take any action. तो इससे ये प्रूव हो गया कि जो हमारा लीग ऑफ नेशंस जिसे फॉर्म किया गया है, इट इज नॉट कैपेबल एनफ टू कंट्रोल सच सिचुएशंस. अंडरस्टूड? मीन्स जो लीग ऑफ नेशन का वीकनेस है वो हाईलाइट हो गया पूरे दुनिया के सामने. So this was all about Italy. How the rise of dictatorship in Italy sowed the seeds of war. अब हम देखते हैं जर्मनी में क्या हुआ. जर्मनी में भी हिटलर जो है वो अपने जो पुराना ग्लोरी था, जो पुराना प्रेस्टीज था कंट्री का, वो सब फिर से री एस्टेब्लिश करना चाहते थे. एंड देयरफॉर जो भी मिलिट्री कॉजेस, जो भी मिलिट्री क्लॉजेस जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में लिखा गया था, उन सब को वो डिसओबे किए. अंडरस्टूड? क्योंकि उसमें जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में एक लिमिट दिया गया था कि बस इतने ही सोल्जर्स रहेंगे, नेवी में बस इतने होंगे, सबमरीन शिप्स वगैरह नहीं होंगे. इस तरह से बहुत सारे ट्रीटी, इस तरह से बहुत सारे क्लॉजेस लिखे गए थे ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में. बट Hitler didn't obey any of these military clauses. क्योंकि अगर वो सब military clauses को हिटलर फॉलो करते, then it's obvious कि he can't strengthen his army, isn't it? और अगर army एक country का strong नहीं है, then we can say that the country is weak. Understood? क्योंकि army ही तो है जो enemies से protect करता है. So he flouted means he disobeyed the military clauses in the Treaty of Versailles and declared rearmament. Rearmament means फिर से जो weapons है, nuclear weapons या guns, ये सब फिर से बनाना वो लोग शुरू किए. Understood? Then in 1938 he annexed Austria and dismembered Czechoslovakia. Thus Mussolini and Hitler drove the countries of the world towards another world war. इसी तरह से मुसोलिनी और हिटलर पूरे वर्ल्ड को और एक वर्ल्ड वॉर की तरह लेके जा रहे थे. अंडरस्टूड? सो दिस इज द सेकेंड कॉज, दैट इज राइज ऑफ फैसिज्म एंड नाजिज्म. नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट के बारे में. सो एज आई सेड अर्लियर, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट आपकी सिलेबस में नहीं है, बट दो मैं सारे कॉजेज को पढ़ा रही हूँ. आई फील दैट आई शुड कवर दैम. मैं ये पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट को शॉर्ट में आपको समझा दे रही हूँ. ओके, तो पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट का मतलब है जो एग्रेसिव नेशन है. ओके, तो हमारा एग्रेसिव नेशन कौन था इधर? इटली और जर्मनी. isn't it? Because they were on full energy to come up with another war to show their strength and to revive their prestige and power, isn't it? तो हमारा जो
मीन्स एग्रेसिव नेशंस है, दैट इज इटली एंड जर्मनी। तो पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट के हिसाब से था जो भी एग्रेसिव नेशंस का डिमांड्स होगा उसको फुलफिल कर देना, सो दैट अ वॉर कैन बी अवॉइडेड। ओके, तो अगर हम बात करें ब्रिटेन और फ्रांस की, देन दे हैड एनफ पावर कि वो इटली और जर्मनी में ये जो राइज हो रहा है एग्रेसिव नेशनलिज्म, ये लोग जो वॉर कर रहे हैं उसे आसानी से रोक सकते थे। बट दे डिडंट वांट टू डू दैट बिकॉज उन्हें लगता था कि इनका जो ग्रीवेंसेस है दे आर रियल, और इसी वजह से वो लोग उन्हें रोकने की कोशिश नहीं किए। एंड फर्दर मोर उन्हें लगा कि उनका जो डिमांड्स है उसे फुलफिल कर देने से वो ये एग्रेसिव स्टेप से पीछे हट जाएंगे, यानी कि इटली और जर्मनी का जो भी डिमांड्स है उसे फुलफिल कर देने से वो जो एग्रेसिव स्टेप्स ले रहे हैं, जो वॉर क्रिएट कर रहे हैं, उन सबसे पीछे हट जाएंगे। इसलिए ब्रिटेन और फ्रांस चुप रह गए। अंडरस्टूड, मीन्स दे डिड नॉट टेक एनी एक्शन अगेंस्ट इटली एंड जर्मनी। सो इसी वजह से दे वर मोर कॉन्फिडेंट ऑन देयर पावर एंड दे लेड and they walked ahead to come up with this war. Understood? So appeasement refers to the policy of conciliating an aggressive power at the expense of some other country. It meant accepting the hostile demands of an aggressive nation to gain peace. Understood? तो ये था हमारा थर्ड पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं जापानीज इन्वेशन ऑफ चाइना। ओके, तो इधर एक जगह पे आप ऊपर देखें कि इटली और जर्मनी अपने तरफ से जितना भी उनका स्ट्रेंथ था, दे वर ट्राइंग टू एक्सपैंड द वॉर इन वन वे, दे वर ट्राइंग टू एक्सपैंड देयर टेरिटरीज एंड कंट्रोल अदर कंट्रीज, इजंट इट? और ये तो एक तरफ चल रहा था, उसी के साथ साथ इधर जापान जो है चाइना को इन्वेड करने में लगा हुआ था। अंडरस्टूड? सो लेट्स सी। Japanese policy of expansion was another cause of the war. Understood? Japan's ambitions rose after the World War. She was determined to dominate the Far East. Means Japan wanted that she should dominate the East. इसी वजह से वो चाइना को इन्वेड कर रहा था। In 1931, Japan intervened in Manchuria and in spite of the League's opposition, occupied it and set up a government there. Okay, तो 1931 में जापान जो था वो मंचूरिया में आ गया। मंचूरिया कहाँ पर है? मंचूरिया जो है वो ईस्ट चाइना में है। अंडरस्टूड? तो जब ये ऐसे इंटरवेंट किया, जब ये ऐसे इन्वेड किया, देन हमारा लीग जो है, लीग ऑफ नेशन, वो अपोज किया था, बट स्टिल जापान डिड नॉट पेड एनी हीड टू लीग्स ऑपोजिशन, और वो उधर ईस्ट चाइना यानी कि मंचूरिया में आके खुद उनका एक गवर्नमेंट सेट कर दिया। गवर्नमेंट सेट कर दिया का मतलब क्या है? दैट नाउ जापान विल रूल ओवर दिस प्लेस, दैट इज मंचूरिया। अंडरस्टूड? Japan also started an undeclared war against China in 1931. एक वॉर भी शुरू कर दिए थे, and that too without informing them. Understood? China appealed to the League of Nations to declare sanctions against Japan. Now, as you know, हमारा League of Nations जो है वही है हमारे पीस कीपिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी वजह से चाइना ने League of Nation को रिक्वेस्ट किया कि वो जापान को सैंक्शन दे, यानी कि जापान को ये करने से रोके। बट द लीग ऑफ नेशंस wasn't able to do that and Japan continued its war. Understood? और यही टाइम में हमारा लीग ऑफ नेशंस का मेन जो मेंबर्स थे, दे वेर ब्रिटेन एंड फ्रांस, एंड दे हैड मच पावर एंड दे हैड एनफ पावर कि अगर वो चाहते देन वो जो है जापान का ये इंटरवेंशन आसानी से रोक सकते थे। बट दे डिडंट वांट इट। उन्हें लगा कि हम जापान को यूज करके चाइना के पावर को, चाइना के स्ट्रेंथ को वीकेन कर सकते हैं। एंड मीनवाइल जापान जो है ब्रिटेन एंड फ्रांस के कुछ प्रॉपर्टीज जो चाइना में था उसे भी ऑक्यूपाई कर दिया था। बट स्टिल ब्रिटेन एंड फ्रांस डिडंट responded to it. Understood? ये सोच के कि let Japan invade China, जिसकी वजह से चाइना का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। Understood? अब
अब मैं एक बार रीड करूंगी, आप सुनेंगे अच्छे से. Yes, Britain and France, the leading members of the League, did not pay any attention to the appeal. Japan joined the Berlin-Rome axis to form the Berlin-Rome-Tokyo axis to further its policy of expansion and conquest. इसी बीच वो बर्लिन रोम, जापान जो है बर्लिन रोम एक्सिस को ज्वाइन कर दिया था टू फॉर्म. बर्लिन रोम एक्सिस को अगर जापान ज्वाइन कर दिया, सो इट वाज नेम्ड एज बर्लिन रोम टोक्यो एक्सिस. अंडरस्टूड. बर्लिन रोम मतलब क्या है? ब्रिटेन एंड फ्रांस ओनली. ओके. व्हाई डिड जापान ज्वाइन? सो दैट इट्स पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन कैन बी taken ahead. Understood? In 1933, Japan left the League of Nations. Okay, तो जापान जो है वो लीग ऑफ नेशंस का एक मेंबर था. But in 1933, Japan left the League of Nations and started occupying the British and American properties in China. Okay, तो जो भी चाइना में कुछ प्रॉपर्टीज थे ब्रिटेन और अमेरिका का, ये प्रॉपर्टीज को भी जापान इन्वेड करना शुरू किया. ब्रिटेन एंड फ्रांस फॉलोड द पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट हियर टू. जैसे ब्रिटेन और फ्रांस पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट इटली और जर्मनी के लिए फॉलो किए थे, उसी तरह से इधर जापान के लिए भी फॉलो कर रहे हैं, थिंकिंग दैट द जापानीज कुड बी यूज्ड टू वीकेंड चाइना. तो इस तरह का अगर मेंटेलिटी रहेगा कंट्रीज के बीच में, देन इट्स ऑब्वियस कि एक वार जो है वो बहुत ही जल्द होगा. अंडरस्टूड? सो दिस वाज द फोर्थ कॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर टू. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ कॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, दैट इज फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशंस. फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशंस का बहुत सारे एविडेंसेस हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और भी बहुत सारे हैं. सो लेट्स सी देम. See, as you know, League of Nations जो था वो फॉर्म हुआ था पीस मेंटेन करने के लिए, but due to the thinking of countries like Britain and France कि वो लोग क्या सोच रहे थे कि let these countries fight with each other so that the strength of the other country would be reduced. इस तरह का मेंटेलिटी था. अगर सारे मेंबर्स जो है अगर वो यूनाइटेडली स्टैंड होते, मीन्स अगर वो यूनाइटेडली काम करते और फंड रेज करते और इस तरह के अच्छे अच्छे कामों में अगर एक साथ पार्टिसिपेट करते, देन इट्स ऑब्वियस कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो नहीं होता. बट ये नहीं हुआ. अंडरस्टूड? जिसकी वजह से हमारा लीग ऑफ नेशंस फेल कर गया और हमारा वर्ल्ड वॉर टू मीन्स ऑकर हो गया. तो क्या हुआ? सी, however, the League suffered an early blow when the USA did not join the League. USA, United States of America, was a very powerful country, is a very powerful country, and it refused to join the League. अगर USA join करता League को, then it will enhance the financial strength as well as the military strength of the League of Nations. But ऐसा नहीं हुआ. USA लीग ऑफ नेशंस ज्वाइन नहीं किया. अंडरस्टूड? और जो ज्वाइन किए थे लीग को, दे डिडंट हैड द मेंटालिटी, दे डिडंट हैड द थिंकिंग दैट वी शुड एक्ट फॉर कलेक्टिव सिक्योरिटी. मीन्स सबका सिक्योरिटी के लिए हमें एक्ट करना चाहिए, ऐसा उनका थिंकिंग नहीं था. दे जस्ट थॉट अबाउट देयर ओन कंट्री. अंडरस्टूड? सो दिस वाज द मेन रीजन व्हाई the League of Nations failed. Let's see ahead. The League of Nations succeeded in allaying the threat of war in cases where the parties were small nations. जहाँ पर countries जो था, जहाँ पर parties जो थे वो small थे, इन areas में League of Nations successful था जो war को रोकने के लिए. But in cases where the countries were big and the parties were strong enough, ये जगह पर League of Nations successful नहीं हो पाया. The League did nothing when Poland, with the backing of France, seized a part of Lithuania in 1920. Understood? तो पोलैंड जो है फ्रांस के हेल्प के साथ लिथुआनिया एक जगह है उधर के एक पोर्शन को अपने अंडर में ले आया था. ये जब हुआ, इस टाइम लीग ऑफ नेशंस कुछ नहीं कर पाया एंड इट वाज साइलेंट.
अंडरस्टूड। देन इन ये तो 1920 में हुआ। देन लेट्स सी 1923 में क्या हुआ। इन 1923 there was a threat of war between Italy and Greece. Italy refused to submit to the League's intervention and the dispute was settled by direct mediation of Great Britain and France. Okay, so इटली और ग्रीस के बीच में एक वॉर टाइप कंडीशन हो गया था एंड द लीग ऑफ नेशन इंटरवेंड इन इट means they give their opinion or they give their suggestions or order, but Italy did not accepted those interventions, understood, and Italy accept नहीं किया लीग ऑफ नेशन का इंटरवेंशन। इसी से जो लीग ऑफ नेशन का वैल्यू है वो धीरे धीरे डिग्रेड होते जा रहा है। बट ये वॉर नहीं हुआ क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस दे डायरेक्टली इंटरवेंड इन द डिस्प्यूट बिटवीन इटली एंड ग्रीस। ये दोनों कंट्रीज की वजह से ये जो वॉर होने वाला था वो नहीं हुआ, अंडरस्टूड। Thereafter, in every crisis, the league was either defied or ignored. उसके बाद से जो भी प्रॉब्लम हुआ, जो भी वॉर लाइक सिचुएशंस हुआ, हर सिचुएशन में जो लीग ऑफ नेशन है उसको आइदर इग्नोर किया गया या फिर उसका जो भी सजेशंस था, जो भी वो लोग ऑर्डर देते थे, उन सबको मीन्स दे डिडंट पेड एनी हीड टू इट, अंडरस्टूड। मीन्स वो सबको वो एक्सेप्ट करने के लिए, सुनने के लिए रेडी नहीं थे। The authority of the League was flouted by Japan when it seized Manchuria and by Italy when it conquered Ethiopia. The coercive machinery of the League was not adequate to perform the task given to it, and furthermore, the economic sanctions were of no use against a determined aggressor. Moreover, the member states were not willing to apply economic sanction as it affected their economy as well. जो member states थे वो लोग भी fund raise करने के लिए, economic sanctions देने के लिए ready नहीं थे, because World War I अभी खत्म हुआ था and all of their country's economy was at stake. तो अगर वो इसके लिए भी means अपने country का economy देते, then it would have affected their economy. So this thought बहुत सारे कंट्रीज को इकोनॉमिक सैंक्शंस देने से रोका। Thus the league failed to maintain international peace and the countries of Europe lost faith in its usefulness. Understood? So इसके बाद से जो भी हुआ कहीं पर भी हमारा लीग ऑफ नेशन का सिग्निफिकेंस हमें देखने नहीं मिला। So this was the fifth cause of the World War II. Now let's move on to the last cause, that is Hitler's invasion of Poland. This is the last and the immediate cause of World War II. Understood? तो ये war के ये जो invasion हुआ, इसी के साथ हमारा World War II start हुआ 1939 में। But 1939 to 40 isolated wars चल रहे थे, इतने मीन्स बहुत सारे कंट्रीज वॉर में इन्वॉल्व नहीं हुए थे, बट धीरे धीरे करके बहुत सारे कंट्रीज हमारे वर्ल्ड वॉर 2 में भी इन्वॉल्व हुए, इवन मोर देन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ओके, वर्ल्ड वॉर 1 से भी बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन और बहुत ज्यादा लोगों का लोगों को सफर करना पड़ा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, अंडरस्टूड। सो लेट्स सी हिटलर्स इन्वेशन ऑफ पोलैंड। ओके, तो हिटलर इन्वेडेड पोलैंड इन सितंबर 1939। हिटलर जो है पोलैंड को सितंबर 1939 में इन्वेड किया। अब इन्वेड किए हैं तो इसके पीछे कुछ रीजंस भी हैं। सो लेट्स सी ऑल ऑफ देम वन बाय वन। ओके, तो ट्रीटी एज आई सेड, इधर मैं ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के बारे में बता रही थी, उधर मैं आपको बताई थी कि जर्मनी जो है उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था ताकि पोलैंड को एक लैंड रूट मिले, मीन्स सी तक जाने के लिए एक लैंड रूट मिले, अंडरस्टूड। और जो पोर्ट ऑफ डांसिंग है इट वाज आल्सो गिवन टू पोलैंड। तो हमारा पहला रीजन क्या है? एज पर द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स जर्मनी वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब ये 2 पार्ट्स में डिवाइड क्यों किया गया? ताकि पोलैंड का फायदा हो। पोलैंड का फायदा कैसे होता? अब ये 2 पार्ट में डिवाइड करके पोलैंड को एक डायरेक्ट लैंड रूट दिए अप टू द सी, अंडरस्टूड। और जो पोर्ट ऑफ डांसिंग है जो पहले जर्मनी का था वो अब पोलैंड का हो गया था एज पर द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। सो जर्मनी वांटेड टू रिगेन इट्स टेरिटरीज, उसका जो टेरिटरीज
जो अभी पोलैंड के हाथ में था, जो अभी पोलैंड के लिए डिवाइड हो गया था, इन सबको और पोर्ट को वो रिगेन करना चाहता था। तो ये था हमारा पहला रीजन। दूसरा रीजन देखते हैं। द सिटी ऑफ डैंजिंग वॉज इनहेबिटेड मेनली बाय द जर्मन्स एंड बाय ऑक्यूपाइंग डैंजिंग कॉरिडोर जर्मनी कुड कनेक्ट विथ ईस्ट प्रूशिया। ओके, तो इससे पहले वाले रीजन में मैं आपको बताया कि जो पोर्ट ऑफ डैंजिंग था वो पोलैंड को दे दिया गया था। अब जो सिटी है डैंजिंग, ये डैंजिंग में मेनली जर्मन्स रहते थे। कौन रहते थे? जर्मन्स रहते थे। तो अगर जर्मनी को ये सिटी वापस मिल गया, then it would be easier for them to connect with ईस्ट प्रूशिया। अंडरस्टूड? तो इसी की वजह से वो लोग ये जो सिटी है, ये जो एरिया है, अपने अंडर में रिगेन करना चाहते थे। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड रीजन। Germany signed a non-aggression pact with Russia in August 1939. Poland was accused of committing atrocities against Germans living there. एक non-aggression pact साइन हुआ था रशिया के साथ अगस्त 1939 में। बट ये पता चला कि पोलैंड जो है, जो भी लोग डैंजिंग में रहते थे, मीन्स पोलैंड जो है, ये जो जर्मन्स रहते थे ये जगह पर, they were tortured, they were cruelly tortured by the people of Poland और by Poland। तो इसी वजह से ये जो न्यूज़ जब हिटलर तक पहुंचा, इसी वजह से हमारा इसी वजह से हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। कैसे हुआ? On September 1, 1939, the German armies marched into Poland. France and Britain gave an ultimatum to Germany. Okay, so as you know, France और ब्रिटेन बहुत पावरफुल कंट्रीज थे तब। तो जब जर्मनी पोलैंड को अटैक करने के लिए आगे बढ़ा, देन फ्रांस और ब्रिटेन एक अल्टीमेटम दिए जर्मनी को। अल्टीमेटम का मतलब क्या है? अल्टीमेटम का मतलब एक लास्ट वार्निंग कि तुम ये वॉर बंद कर दो, अदरवाइज वी वुड support Poland and we would be fighting against you. Understood? But ये अल्टीमेटम के बदले में रिप्लाई क्या था जर्मनी का? मीन्स जो अल्टीमेटम दिए, तो रिप्लाई क्या था जर्मनी का? जर्मनी डिड नॉट लीव द वॉर, रादर जर्मनी अटैक्ड फ्रांस। अंडरस्टूड? ये वॉर से पीछे हटने के बदले जर्मनी ने फ्रांस को ही अटैक कर दिया। On September 3rd, Britain and France declared war on Germany. 3 सितंबर को ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ही मिलकर जर्मनी पे वॉर डिक्लेयर कर दिया। Thus, the invasion of Poland marked the beginning of the Second World War. Yes, as I said, ये जो पोलैंड का इन्वेशन था बाय जर्मनी, बाय हिटलर, this led to the beginning of the Second World War. The German armies completed the conquest of Poland in less than 3 weeks so as to ensure that no aid reached Poland. German armies जो थे, within 3 weeks they conquered Poland. And in spite of the declaration of war, there was little actual fighting for many months. Therefore, the war during this period from September 1939 to April 1940 was dormant. Okay, although war declare हो चुका था, but still बहुत बड़ा फाइट नहीं हो रहे थे। बस जो कंट्रीज इन्वॉल्व थे इनिशियली वो लोग ही फाइट कर रहे थे, और बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज थे दे वेयर साइलेंट एंड दे डिड नॉट जॉइन द वॉर। बट धीरे धीरे करके ये जो हमारा वॉर है वो पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो गया। Understood? So these were the causes of the World War II. So let's see what were the causes. First one, dissatisfaction with Treaty of Versailles, rise of fascism and Nazism, policy of appeasement, Japanese invasion of China, failure of the League of Nations and Hitler's invasion of Poland. इतना ही है जो आपके सेमेस्टर 2 सिलेबस में आएंगे। इफ यू विश कि मैं जो पोर्शन नहीं आ रहे हैं वो भी आपको पढ़ाऊं, देन यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल कंसिडर इट। ओके, बट आई विल डेफिनेटली से कि आप एक बार एटलीस्ट पूरे चैप्टर को पढ़ें, इवन इफ वो एग्जाम के सिलेबस में नहीं है। अंडरस्टूड? सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप स्टडीइंग एंड बाय बाय।